स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 20 आवर्स की ज्योग्राफी डिस्कशन, जिसमें हम करंट अफेयर प्लस में MCQ प्रैक्टिस साथ में करेंगे टॉपिक के। यहाँ पे आज आपका फर्स्ट सेशन होने वाला है। ये फर्स्ट सेशन जो रहेगा, इसमें हम जनरल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हम यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, गैलेक्सीज के बारे में, एस्ट्रॉइड्स के बारे में, मीटेरॉइड्स के बारे में। मतलब ओवरऑल जो हमारी जनरल डिस्कशन है, दैट इज बेस ऑफ द ज्योग्राफी जिसको हम बोलते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सेशन के लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनके क्या बेटर आंसर हो सकते हैं। एंड यस, इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि करंट अफेयर की कवरेज जो है वो आपके साथ कैसे रहेगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं करंट अफेयर की, उसको डेफिनेटली हम कवर करने की कोशिश करेंगे। रोजाना हम कुछ करंट अफेयर जो ज्योग्राफी से रिलेटेड न्यूज में रहते हैं, उनको डिस्कस किया करेंगे। तो चलिए हमारे डिस्कशन को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक वर्ड आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी अपने आप में जो वर्ड है, उसका एसेंस क्या है, मीन्स व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ज्योग्राफी इन इटसेल्फ। अपने आप में ज्योग्राफी जो वर्ड है, उससे आप क्या अंडरस्टैंड करते हो। देखिए, ज्योग्राफी जो वर्ड है, उसको अगर मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूं तो ये होगा आपका जियो प्लस ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन और जियो का मतलब होता है अर्थ। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, अर्थ की डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे, अर्थ की डिटेल्स के बारे में समझते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का सिंपल सा पिलर जो होगा, सिंपल सा मीनिंग जो होगा, उसमें हम डाइवर्स एनवायरनमेंट के बारे में, डिफरेंट प्लेसेस के बारे में, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, डिफरेंट आपके अर्थ के जो मोशंस हैं, इवेंट्स हैं, उनके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दैट इज नोन एज ज्योग्राफी। सिंपल लैंग्वेज, अर्थ का डिस्क्रिप्शन। अब सवाल आता है कि सर ज्योग्राफी किस पिलर के हिसाब से पढ़ी जाती है, या फिर मैं बोलूं कि ज्योग्राफी के कितने पार्ट होते हैं अपने आप में। तो आई वांट टू शो यू कि ज्योग्राफी के पार्ट्स की जब बात आती है, तो बेसिकली हम ज्योग्राफी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन से दो पार्ट होते हैं? एक होता है जो फिजिकल ज्योग्राफी कहलाता है, और दूसरा पार्ट होता है ह्यूमन ज्योग्राफी। आप सोच रहे होंगे सर फिजिकल ज्योग्राफी शायद सुना हुआ है, लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या मतलब है। चलिए समझते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट हुई और किस तरीके से ज्योग्राफिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो सामने देखने को मिले, जिससे कि ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है कुछ फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ना। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स के बारे में पढ़ना, प्लेटू के बारे में पढ़ना, प्लेन एरिया के बारे में पढ़ना, या फिर कोई और लैंडफॉर्म डेवलपमेंट है उसके बारे में स्टडी करना। ये सब कुछ फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आता है। फिजिकल ज्योग्राफी हमें बताती है कि किस तरीके से माउंटेन्स बने हैं, किस तरीके से आपके माउंटेन डिग्रेड होते हैं, क्यों अर्थक्वेक आता है। ये सब चीजें फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ी जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर फिजिकल ज्योग्राफी में अगर ये आ गया तो मतलब ये हुआ कि अब ह्यूमन ज्योग्राफी में फिर हम क्या पढ़ेंगे। क्या हम ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं? नहीं। देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या मतलब है। पहले एज ए स्कूल ह्यूमन ज्योग्राफी आया तो आया क्यों? देखिए, अगर मैं एंशिएंट मैन की बात करता हूं, तो एंशिएंट टाइम पे ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम थी। अब ह्यूमन पॉपुलेशन कम होने की वजह से कभी भी हमें ये देखने को नहीं मिला कि ह्यूमन ने कभी एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस किया। बट यू नो वेरी वेल कि आज के टाइम पे पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम ज्योग्राफिकल फिनोमिनास को डिसाइड करते हैं। कैसे करते हैं? देखिए, हम क्या करते हैं, सिटीज को एस्टेब्लिश करने के लिए फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं, जिससे हमारी एयर क्वालिटी खराब होती है। हम ज्यादा से ज्यादा माइनिंग करते हैं। माइनिंग के अंदर हम काफी पावरफुल बॉम्ब का यूज भी करते हैं, जिससे अर्थक्वेक आता है। हम अपने घर में कोटा स्टोन यूज करते हैं अरावली को कट डाउन करके। जो अरावली नेचुरली वेदरिंग आउट होना चाहिए था, वो अरावली ह्यूमन बीइंग की वजह से बड़ी जल्दी वेदर आउट हो जाता है। मतलब ये हुआ कि ह्यूमन का एक कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट जो है वो देखने को मिलता है किसके अंदर, इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडस्केप्स। अलग अलग टाइप के आपके जो लैंडस्केप्स बनते हैं, उसके अंदर ह्यूमन का कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट है। और अगर यहां इन्वॉल्वमेंट होगा ह्यूमन का, तो डेफिनेट सी बात है क्या रहेगा, हमें ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू रिकॉल कि फाइनली ह्यूमन क्यों आए पार्ट में, और ये ज्योग्राफिकल पार्ट तो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि अरावली इतनी जल्दी डिग्रेड क्यों हो गए। दैट इज द रीजन जिसकी वजह से हम ह्यूमन ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। अब देखिए, हमारी स्टडी जो है उसको हम थोड़ा सा जूम इन करते हुए अंदर जाएंगे। जूम इन करने का मतलब क्या होगा? जूम इन करने का सिंपल सा मतलब है, जब भी मैं ज्योग्राफी के बारे में बोलता हूं, सबसे बड़ी चीज आपको क्या ध्यान आती है? सर यूनिवर्स ध्यान आता है। सबसे बड़ा जो प्रोस्पेक्टिव मुझे नजर आता है वो आता है यूनिवर्स। तो पहले हम यहां से शुरुआत करेंगे
कि यूनिवर्स क्या होता है, एंड देन आफ्टर थोड़ा थोड़ा जूम इन करते हुए हम इनसाइड द अर्थ सरफेस पहुंचेंगे, इवन इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में भी जानेंगे। इंटीरियर ही नहीं, इंडिया के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो मतलब हम ओवरऑल पूरी कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यूनिवर्स क्या है। देखिए, यूनिवर्स जब वर्ड आता है तो यूनिवर्स अपने आप में बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। ब्रॉड इन व्हाट सेंस? एक्चुअली यूनिवर्स वो चीज है जो कि मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों को इंक्लूड करके रखता है। मतलब बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल चीजें जो होती हैं वो आपके यूनिवर्स का पार्ट है। सर मटेरियल तो ठीक है, नॉन मटेरियल चीजों का मतलब समझते हैं। देखिए, मटेरियलिस्टिक चीजों का मतलब क्या है? डस्ट पार्टिकल, हमारी ह्यूमन बॉडी, हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो सब मटेरियलिस्टिक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जो इमटेरियलिस्टिक हैं, मतलब जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, उसको ना महसूस कर सकते हैं, ना फिजिकल है ना कुछ ऐसा है, बट स्टिल हमारे ऊपर फोर्स इंपैक्ट तो डालता है। इसलिए वो सारी चीजें क्या आती हैं, आपका फिजिकल और नॉन फिजिकल पार्ट दोनों को मिला के आपका क्या होता है? यूनिवर्स फॉर्म होता है। दोनों को मिला के यूनिवर्स फॉर्म होगा और वो यूनिवर्स अलग अलग हिसाब से काम करेगा। तो आई विल से यस, वी हैव द टू टाइप ऑफ पार्ट दैट वी हैव इनटू द यूनिवर्स। दो टाइप के पार्ट कौन से थे? फिजिकल और नॉन फिजिकल। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि यूनिवर्स जो है एक्सपेंड करता है। आप सोचेंगे सर इट इज नॉट अ बैलून जो कि एक्सपेंड करे, मतलब हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि यूनिवर्स एक्सपेंड करता है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, जब यूनिवर्स के हम फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पॉपुलर थ्योरी है जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। और ये बिग बैंग थ्योरी ये बताती है कि अर्लियर बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स इट वाज जस्ट अ स्मॉल डस्ट पार्टिकल, एक छोटा सा पार्टिकल जिसके अंदर की एक्सट्रीम डेंसिटी है और एक्सट्रीम एनर्जी भी देखने को मिल रही है। एक्सट्रीम डेंसिटी और एक्सट्रीम एनर्जी के साथ में ब्लास्ट होता है और आपकी चीजें जो है वो स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती हैं, एंड दैट्स व्हाई हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की बात करते हैं। अब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की जब हम बात करते हैं तो फिर हमें ये कैसे पता लगा कि यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है और कब से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है? तो एज ऑफ द यूनिवर्स को जब हम प्रेडिक्ट करते हैं तो इट इज अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स अगो हमारा यूनिवर्स फॉर्मेशन में आया और वहीं से आपका लगातार एक्सपेंशन जो है वो होता चला गया। अब आप पूछेंगे सर कोई तो एविडेंस ऐसा होगा जिससे हमें पता लगे कि यूनिवर्स एक्सपेंड करता है। बिल्कुल सही है, कुछ तो एविडेंसेस ऐसे होने चाहिए जिससे मुझे पता लगे कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। मेरे पास दो एविडेंसेस हैं, देयर आर टू एविडेंसेस जो बताते हैं कि हमारे पास यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट। अब ये क्या होता है, चलिए समझते हैं। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन ये है कि जब भी हम सिग्नल्स की बात करते हैं तो डेंजरस सिग्नल्स जो है हमेशा रेड इन कलर होते हैं। दिस इज नॉट डेंजरस, ये तो हमारी स्टडी के लिए है। हाँ, इसको अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि डेंजरस सिग्नल हमेशा रेड कलर में क्यों होते हैं? बिल्कुल सिंपल है सर, विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है रेड कलर की, बड़ी दूर से वो नजर आता है। जी हाँ, हम कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। देखो हो क्या रहा था, यूनिवर्स के अंदर एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, दूसरी से तीसरी गैलेक्सी, इस तरीके से बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। उन गैलेक्सी से जब हमारे पास लाइट आती है तो व्हाट वी आर गेटिंग टू नो कि वो कलर ऑफ लाइट जो पहले ब्लू कलर हुआ करता था, नाउ इट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रेड कलर। अब अगर ब्लू कलर इज नाउ शिफ्टिंग टुवर्ड्स द रेड कलर तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि शायद गैलेक्सी जो है हमसे दूर जा रही है? जब एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर जाएगी तो ऑटोमेटिक सी बात है ब्लू कलर की बजाय हमें रेड कलर विजिबल होगा, क्योंकि रेड कलर काफी डिस्टेंस से विजिबल होता है। दैट इज कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट एंड एक्चुअली इट इज हैपनिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बात कर सकते हैं, बट ये बहुत ही सॉलिड सोर्स नहीं है। ठीक है, सॉलिड सोर्स नहीं है। सॉलिड सोर्स कौन सा है? कॉस्मोलॉजिकल रेड शिफ्ट। ग्रेविटेशनल वेव जो है वो हमें महसूस होती हैं, जो कि इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है डिपेंडिंग कि हमारे पास डिस्टेंस कितना है दूसरे गैलेक्सी का दूसरी गैलेक्सी से। ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिस्टेंस क्लोज है तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, अगर वो वीक है तो वीक हो जाएगा। दैट इज एज सिंपल एज दैट। और यही प्रोसेस हमें नजर आता है। तो हमें पता लगता है हम क्या कर रहे हैं, रेड की टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, रेड कलर की तरफ हम जा रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई सिंपली यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, सर आप बार बार एक वर्ड यूज कर रहे हैं गैलेक्सी गैलेक्सी एंड गैलेक्सी, तो एग्जैक्टली गैलेक्सीज होती क्या है? कैन यू प्लीज टेल अस? या डेफिनेटली। देखिए गैलेक्सी का क्या मतलब होता है? गैलेक्सी का मतलब ऐसा होता है कि दैट इज अ कलेक्शन ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ स्टार्स। ठीक है, काफी नंबर ऑफ स्टार। कितने नंबर ऑफ स्टार? जैसे हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, याद रखना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो गैलेक्सी का नाम है वो मिल्की वे गैलेक्सी है। प्रेडिक्ट किया जाता है कि हमारी अकेली गैलेक्सी के अंदर 300 बिलियन स्टार्स हैं। 300 बिलियन स्टार्स मतलब दैट इज अ बिग नंबर।
तो एक अकेली गैलेक्सी के अंदर क्या होता है, दैट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार। काफी सारे स्टार होते हैं, एक साथ मिलते हैं और आपकी गैलेक्सी बनाते हैं। किस फोर्स के साथ में अटैच होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये गैलेक्सी आपकी फॉर्म हो जाती है। मतलब एक गैलेक्सी के अंदर काफी सारे स्टार सिस्टम होते होंगे, इजंट इट? बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि गैलेक्सी हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी, तो हमारे आसपास में कोई और गैलेक्सी भी होगी। सबसे नियरेस्ट मतलब हमारी नेबरहुड गैलेक्सी जो है उसका नाम आपको बताना है। ठीक है, सेशन के लास्ट में मैं डेफिनेटली आपको इसका आंसर दूंगा, बट स्टिल तब तक आपको सोचना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहां मैं बता रहा हूं, तो आप लोगों को मैं लास्ट में फिर से क्वेश्चंस भी पूछूंगा उस पर, तो बड़े ध्यान से सुने उसको, और फिर हम करंट अफेयर की बात भी करेंगे कि ये चीजें हैं तो अब करंट में क्या न्यूज हमें देखने को मिल रही है। बट स्टिल मैं मानता हूं कि यू आर स्मार्ट इनफ, आपने नाम देख लिया होगा। एंड्रोमेडा जो गैलेक्सी है वो हमारे पास क्लोजेस्ट गैलेक्सी देखने को मिलती है, बट इन लास्ट आई विल आस्क यू अगेन। ठीक है, चलिए अब देखो गैलेक्सी की जब बात आ गई है तो गैलेक्सी की कुछ अलग अलग टाइप की शेप होती है। ठीक है, द डिफरेंट टाइप ऑफ शेप अ गैलेक्सी इज हैविंग। किस टाइप की शेप होती है गैलेक्सी की, यहां देखिए। गैलेक्सी जो है आपका वो स्पाइरल इन नेचर भी हो सकती है, दिस इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग पार्ट के ऊपर स्टार सिस्टम जो है कहीं कहीं लोकेटेड होते हैं, लाइक सन जो है यहाँ पे कहीं लोकेटेड होगा। तो ये हमारी गैलेक्सी है, और हमारी गैलेक्सी के अंदर शेप हो गया स्पाइरल गैलेक्सी। दूसरी गैलेक्सी क्या हो सकती है, इलिप्टिकल गैलेक्सी, इट इज लुकिंग लाइक दिस। और थर्ड गैलेक्सी होती है जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। अब आप लोगों के मन में आया होगा, सर ये बताइए कि हमारी जो गैलेक्सी है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं, वो इन तीनों में से कौन सी है? तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि हमारी गैलेक्सी इन तीनों गैलेक्सी में से किस शेप की गैलेक्सी है। क्या वो स्पाइरल है, क्या वो इलिप्टिकल है, या फिर वो कोई एब्सर्ड शेप है, मतलब कोई डेफिनेट शेप हमारी गैलेक्सी की नहीं है। अब गैलेक्सी के अंदर मुझे समझ आया कि सर वी डू हैव व्हाट, हमारी गैलेक्सी के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, काफी सारे स्टार होते हैं। तो अगर स्टार होते हैं यार, तो सन भी एक स्टार है। ठीक है, आप लोगों ने बचपन से सुना होगा सन इज ऑल्सो स्टार। तो इससे एक प्रॉपर्टीज तो नजर आ गई आपको, क्या ये प्रॉपर्टी नजर आई होगी कि स्टार की सर फिर तो अपनी एनर्जी होती होगी। स्टार मस्ट डू हैव देयर ओन एनर्जी, स्टार के पास में अपनी एनर्जी होनी चाहिए। क्यों? सन के पास तो अबंडेंट एनर्जी है। इवन सन की एनर्जी है जिसकी वजह से आज मैं आपको पढ़ा पा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे सर वो कैसे? देखिए ऐसे, सन एनर्जी आती है, फोटोसिंथेसिस होता है, वहां से जो भी फूड प्रोडक्शन होता है उसको हम कंज्यूम करते हैं, और जब फूड प्रोडक्शन को हम कंज्यूम करते हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है उसी से हम साउंड एनर्जी क्रिएट करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हमारे अर्थ के ऊपर जो भी इवेंट हमारी सराउंडिंग में होते हैं, दोज ऑल इवेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय द सन एनर्जी और दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय द सन एनर्जी। तो यस, स्टार इज अ सिस्टम जिसके अंदर क्या होगा, अपनी खुद की एनर्जी होती है। अब यहां पे अगर एक वर्ड यूज करूं मैं, स्टार एज ए सिस्टम की जगह अगर सोलर सिस्टम पर्टिकुलरली यूज कर लूं, तो सन एज ए स्टार, ठीक है, स्टार एज ए सिस्टम बहुत सारे स्टार हो सकते हैं, लेकिन अगर सन एज ए स्टार है तो उसके सराउंडिंग में जो भी आपके मटेरियल देखने को मिल रहे हैं, प्लैनेट भी हो सकते हैं और आपके ड्वार्फ प्लैनेट भी हो सकते हैं, आपके एस्ट्रॉइड भी हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। दीज ऑल मटेरियल इन टोटल मेक्स आवर सिस्टम, दैट इज सोलर सिस्टम। ये हमारा सोलर सिस्टम जो है वो क्रिएट करते हैं। तो सवाल ये आएगा, सर आप ये बताइए अगर सोलर सिस्टम क्रिएट हो गया है तो फिर ये सोलर सिस्टम डेवलप कैसे हुआ था? हाउ दिस सोलर सिस्टम डेवलप्स? तो जरा एक बार फोकस करेंगे तो आप ये जरूर कह सकते हैं सबसे पहले कि सर हमने सबसे पहले देखा यूनिवर्स, जो कि नंबर ऑफ गैलेक्सीज को कॉन्स्टिट्यूट करता था। इवन एक और चीज मैं बता देता हूं, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट भी आता है और वो कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का। मल्टीवर्स मतलब पीपल बिलीव कि यूनिवर्स जो है वो भी मल्टीपल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम एक एज ए ह्यूमन बीइंग हम ये सोचें कि यार हम तो बहुत बड़ी पावर है और इस दुनिया को हम चला रहे हैं, हमारे बिना कभी कुछ नहीं हो सकता, तो हाउ मच स्मॉल वी आर इन अ मल्टीवर्स सिस्टम। देयर इज अ वन सिस्टम यूनिवर्स, उस यूनिवर्स के बिलियन ऑफ गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, उसके अंदर बिलियन ऑफ स्टार्स में से एक स्टार सन के काफी सारे प्लेनेट में से एक प्लेनेट अर्थ, और अर्थ के प्लेनेट होने के बाद 200 से ज्यादा कंट्रीज, उन कंट्रीज में से एक कंट्री के किसी सिटी के किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर के काफी सारे लोग रह रहे हैं, उनमें से एक इंडिविजुअल मैं हूं। तो एक्चुअली वेयर वी स्टैंड दैट यू नो। तो मतलब ये हुआ कि हमारी जो गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्स से गैलेक्सी आती है, गैलेक्सी से सन आता है।
ठीक है। यूनिवर्स से गैलेक्सीज आती हैं, गैलेक्सी से आपका क्या आता है, सन सिस्टम आता है। सन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे प्लेनेट होते हैं, और इसलिए उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब ये माना जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जब ओरिजिन की हम बात करते हैं, उस ओरिजिन के अंदर हम ये मानते हैं कि भाई हमारे सोलर सिस्टम में जो स्टार है वो एज ए डस्ट पार्टिकल स्पिन कर रहा था। धीरे धीरे कूलिंग स्टार्ट हुई, धीरे धीरे पार्टिकल्स जो है वो रिमूव होना स्टार्ट हुए, और जब वो पार्टिकल कंडेंस हुए, जब उस स्टार सिस्टम से अलग होके, तो उन्होंने प्लेनेट की फॉर्म लेना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब वी हैव लॉट ऑफ प्लैनेट्स। बिल्कुल सही बात है, हमारे पास कोई एक ऐसा नहीं है कि अर्थ एक अकेला प्लेनेट है, प्लेनेट हमारे पास बहुत सारे हैं। तो सवाल आता है कि सर प्लेनेट क्या होता है, क्या हर वो बॉडी जो रोटेट कर रही है अराउंड द सन वो प्लेनेट कहलाती है? नो, ऐसा नहीं। देखो, प्लेनेट को डिस्कस करने के लिए हमें एक बॉडी के बारे में जानना जरूरी है। क्या बॉडी है? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ये क्या बताती है, ये हमें सर्टेन क्वालिफिकेशंस को डिफाइन करती है। हम ये बताती है कि किस तरीके से हम किसी बॉडी को प्लेनेट बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने कुछ क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं। क्या क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं, यहां देखो। इन्होंने क्वालिफिकेशन में ये दिया कि पहली चीज तो ये होगी, कोई भी बॉडी प्लेनेट तब कहलाएगी जब वो क्या होगी, इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द सन। मतलब सन के अराउंड वो क्या करे, एक डेफिनेट ऑर्बिट में मूव करे। ठीक है, पहली सिचुएशन है ये। फर्स्ट कंडीशन है कि वो सन के अराउंड ऑर्बिट करे, बट ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। उसके बाद में दूसरी क्वालिफिकेशन हैज अ सफिशिएंट मास टू बी राउंड। सर इसका क्या मतलब है? देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल समझेंगे आप कभी भी ये देखें कि किसी भी चीज की जब शेप बढ़ती है तो वो हमेशा राउंड इन शेप होता है, चाहे वो आपकी टमी की शेप ही क्यों ना हो। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि एवरीथिंग वांट टू मिनिमाइज देयर सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन को मिनिमाइज करने के लिए एज मच पॉसिबल हमारे पास क्या होती हैं, चीजें राउंड होती हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसका मास इतना हो इनफ कि वो अपना राउंड इन शेप हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये अपने डेब्रिस को रिमूव कर चुकी हो अपने ऑर्बिट से। मतलब क्या है सर इसका? देखिए, कई बार ये होता है कि मास ऑफ द अर्थ जैसे देखेंगे तो काफी बड़ा मास है अर्थ का, तो उससे अगर हाफ मास भी होगा तो भी काफी बड़ा ही मास है। ऐसा नहीं कह सकते कि वो मास छोटा होगा, लेकिन वो मास एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि उसका ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रांग हो, और जिस भी ऑर्बिट से वो आपका प्लेनेट निकले तो वहां के सारे डस्ट पार्टिकल या कोई अदर स्मॉल पार्टिकल, कोई सेलेस्टियल बॉडीज, उन सबको अपने अंदर अट्रैक्ट कर ले, उन सबको एब्जॉर्ब कर ले। मतलब उसका ऑर्बिट क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देन ओनली वी विल कॉल इट प्लेनेट। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा सर? ड्वार्फ प्लेनेट की भी बोल सकते हैं। अब हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लेनेट हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कौन से? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, जोवियन प्लेनेट। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट या जोवियन प्लेनेट की अगर मैं बात करूं तो आप यहां पे थोड़ा सा देख सकते हैं पिक्चर को, राइट एट दिस प्लेस, या एट दिस प्लेस। देखो, इस टाइप के डायग्राम आप अपने उसमें बना भी सकते हो। ठीक है ना, यू कैन मेक दीज काइंड ऑफ डायग्राम्स इन योर एग्जाम। यहां देखो, हमारे पास जो प्लेनेट है उसको हम क्या करते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कुछ होते हैं हमारे पास जो टेरेस्ट्रियल प्लेनेट होते हैं, टेरेस्ट्रियल का मतलब है कि दे आर लुकिंग लाइक अर्थ, और कुछ प्लेनेट होते हैं जो जोवियन प्लेनेट होते हैं, जो कि जुपिटर की तरह दिखते हैं। अब ये दिखने का मतलब क्या है? दिखने का मतलब ये है कि जैसे अर्थ की मानो आप, अर्थ कैसी दिखती है सर? अर्थ ऐसा दिखती है कि अर्थ के ऊपर रॉक्स है, अर्थ सॉलिड इन नेचर है, तो ये सब चीजें मुझे अर्थ के ऊपर नजर आती है। एंड व्हाट अबाउट जुपिटर? जुपिटर कैसा दिखता है? जुपिटर के दिखने की जब बात करते हैं तो इट इज लार्ज इन साइज। ठीक है, साइज में लार्ज साइज है, और गैसियस है। ठीक है, गैसियस इसके अंदर काफी ज्यादा है। ठीक है, तो ये दो चीजें मुझे इसमें नजर आ रही है। वन इज कि वो टेरेस्ट्रियल है, तो कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये है टेरेस्ट्रियल। इसके बाद में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये क्या है आपके? ये हैं आपके ऐसे प्लेनेट जिनको जोवियन बोलते हैं, ये गैसियस इन नेचर है। अब देखो, इन प्लेनेट को हम जायंट प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। जायंट का मतलब होता है बड़ा, काफी बड़ा साइज में। तो मतलब ये प्लेनेट काफी बड़े साइज में है और ये कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज में है। मैं आपसे जानना ही चाहता हूं कि यार सन से एनर्जी आ रही थी और ये सॉलिड है और ये आपके गैसियस हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो सन के पास है। उल्टा होना ये चाहिए कि ये सन के पास है तो ये ज्यादा गैसियस इन नेचर हो क्योंकि हाई टेम्परेचर है, और ये दूर है तो ये आपके सॉलिड होने चाहिए क्योंकि कूलिंग हो चुकी होगी। बट ऐसा नहीं है। देखते हैं सेशन के लास्ट में कि ऐसा क्यों है, क्या सिचुएशन है ऐसे। ठीक है, चलिए, तो मतलब ये हुआ कि हम प्लेनेट को क्या करते हैं, हम प्लेनेट को अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। अच्छा, दो पार्ट में जो हमने डिवीजन किया है, इसके बीच में एक बेल्ट है जो इनको सेपरेट करती है, इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। ठीक है,
इनको एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट मतलब इसमें छोटे छोटे पार्टिकल हैं, काफी सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं इसके अंदर अरेंज है जो यहाँ पे सेपरेशन का काम करती है। एंड सिमिलरली जब मैं आगे बढ़ता हूं तो ये प्लेनेट जब एंड होंगे इसके बाद में एक बेल्ट आती है जिसको क्यूपियर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपका सवाल ये हो सकता है नेक्स्ट कि सर आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई प्लेनेट ऐसा है जो कि ठीक है लार्ज इन साइज है, इनफ लार्ज है, बट उससे अपना ऑर्बिट क्लियर नहीं हुआ, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे ड्वार्फ प्लेनेट। जैसे आपने अपने बचपन में जरूर सुना होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ प्लेनेट जो है वो 9 है नंबर, और जब आप काउंटिंग करोगे तो अभी पता लगेगा सर आपने तो कितने बताए हैं, 8, मतलब एक प्लेनेट इसमें गायब है। अब गायब है तो वो गया कहां? वो है आपका प्लूटो। एक्चुअली प्लूटो को हमने पहले प्लेनेट की तरह डिजिग्नेट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, हमें लेटर ऑन ये पता लगा कि प्लूटो अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाया, और जब प्लूटो अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं कर पाया तो इट डजंट क्वालिफाई टू बी ए प्लेनेट, एंड दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं ड्वार्फ प्लेनेट। ठीक है, इट विल बी नेम्ड एज ड्वार्फ प्लेनेट, इट विल नॉट बी नेम्ड एज प्लेनेट। क्यों नहीं बोला जा रहा? क्योंकि उसने अपने ऑर्बिट को क्लियर नहीं किया है, उसने अपने ऑर्बिट को साफ नहीं किया, क्योंकि उसका मास इतना ज्यादा नहीं था कि वो अपने ऑर्बिट की सभी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। दैट्स व्हाई इट इज ए ड्वार्फ प्लेनेट। अब इसके अलावा हम 2 वर्ड और यूज करते हैं, दैट इज कॉमेट्स को और यूज करते हैं। देखो यार, ये कॉमेट्स क्या होते हैं? जब हम कॉमेट्स की बात करते हैं तो सिचुएशन ये है कि दीज आर आइस क्रिस्टल्स। ठीक है, आइस के क्रिस्टल्स होते हैं। अब ये आइस के क्रिस्टल्स होते हैं और ये भी अपने एक ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये सन के नियर बाई होते हैं तो क्या होता है, इनकी आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। आइस है, फ्रोजन गैसेज हैं, दे स्टार्ट्स मेल्टिंग आउट, और अगर वो मेल्ट होंगी तो फिर वो क्या होगा, जब वो मेल्टिंग होती है ना तो वो हमें एक टेल की फॉर्म में दिखता है। दैट्स व्हाई कॉमेट्स हैव टेल। ठीक है, उछल तारा जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब कॉमेट्स के ऊपर क्या होता है, कॉमेट्स के पीछे टेल होती है। क्यों होती है टेल? कि उसका सिंपल सा कारण ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीज्ड आइस है। ठीक है, फ्रीज गैसेज है, तो जब ये किसी भी ऐसे पार्टिकल के पास से निकले जिसमें एनर्जी है तो ऑब्वियसली इनका टेम्परेचर राइज होगा, एंड देन आफ्टर मेल्टिंग स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कॉमेट्स हैव टेल इन देम। अब 3 वर्ड और हैं, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स एंड मीटियोरॉइड्स। इनमें डिफरेंस क्या है उसको जानने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होगा, क्या कभी आपने ऐसा सुना है या देखा है कि अर्थ से, आपने ऐसा सुना हो कि अर्थ से क्या हुआ, अर्थ से कोई बाहर से सेलेस्टियल बॉडी आई और वो टकरा गई? हाँ सर, बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार हम ऐसा सुनते हैं। लेकिन आप उसके बारे में सुनते हो तो आप सोच के देखो कि जो बॉडी अर्थ से टकरा जाती है, ठीक है, जो बॉडी अर्थ से टकरा जाती होगी, वो बॉडी आपको नहीं लगता कि कहीं यूनिवर्स में से कोई एस्ट्रॉयड बेल्ट होगा, उस एस्ट्रॉयड बेल्ट से एक छोटा सा पार्टिकल अर्थ की तरफ चलना स्टार्ट हुआ होगा, और वो चला होगा तो फिर आपके अर्थ का सरफेस के से कई बार एटमॉस्फेयर में आके मेल्ट आउट हो गया होगा, एंड सम टाइम वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच भी जाता है। ठीक है ना, तो जब ये पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, एस्ट्रॉयड बेल्ट से ये पार्टिकल मान लो मूव कर रहा है, तो मीटियर्स कहलाते हैं। ठीक है, जब वो क्या करता है, अर्थ की तरफ बढ़ता है, मीटियोरॉइड कहलाता है, लेकिन वो सरफेस पे पहुंच जाए तो मीटियोराइट्स कहलाता है। तो डिफरेंस सिर्फ स्टेजेस का है कि वो यहां से मूव करना स्टार्ट हुआ, सरफेस पे, एटमॉस्फेयर पे पहुंचा, और फिर वो सरफेस पे पहुंचा। हर एक पार्टिकल सरफेस तक पहुंच जाए ऐसा जरूरी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि हर एक पार्टिकल सरफेस पे पहुंचे। ठीक है, हाँ। अब सवाल आता है कि सर प्लेनेट तो ठीक है, समझ भी आया, लेकिन हमने तो सुना है मून भी होता है कोई। यस, और इसके बारे में तो हमें बहुत सुना है, चंदा मामा। ठीक है, ये हमारे बचपन से हमें ये अट्रैक्ट करता हुआ आया कि ये चांद है तो है क्या। ठीक है, तो देखो मून की जब हम बात करते हैं तो मून, आई कैन से इट इज ए काइंड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट सर वो होता है जो कि एक डेफिनेट ऑर्बिट के अंदर एक प्लेनेट के अराउंड, ठीक है, एक डेफिनेट ऑर्बिट में एक प्लेनेट के अराउंड मूव कर रहा होता है, वो सैटेलाइट कहलाता है। तो यस, मून भी कुछ वैसा ही कर रहा होता है, बस ये क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। ये कोई ऐसा सैटेलाइट नहीं है जो हमने लॉन्च किया है, ऑलरेडी ही ये आपके सैटेलाइट की फॉर्म में देखने को मिल रहा था, इसलिए इट इज अ नेचुरल सैटेलाइट। अब नेचुरल सैटेलाइट है ये, वो ठीक है, हमें समझ आ गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या सभी प्लेनेट के मून होते हैं? ऐसा भी जरूरी नहीं है। और जैसे अर्थ के पास में एक प्लेनेट है, मतलब अर्थ एज ए प्लेनेट है, उसके पास एक मून है, तो क्या सभी प्लेनेट के पास में एक ही मून होता है? ऐसा भी जरूरी नहीं है।
जैसे कि कुछ प्लेनेट ऐसे हैं, जुपिटर 79 मून है, सैटर्न 82 मून है, मतलब मून नंबर में ज्यादा हो सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि मून जो हो सिंगल ही हो नंबर में, दे कैन बी मोर इन नंबर। ठीक है। हाँ, अब सवाल आता है कि सर अर्थ की शेप कैसी है। फिर हमने देखो क्या समझा, हमने यूनिवर्स के बारे में जाना, थोड़ा सा कंप्रेस करके गैलेक्सी के बारे में, फिर स्टार सिस्टम के बारे में, फिर प्लेनेट के बारे में, फिर मून के बारे में। अब हम अपने अर्थ पे आ जाते हैं, प्लेनेट के अंदर हम अपने अर्थ एज ए प्लेनेट पे आ जाते हैं। तो अर्थ एज ए प्लेनेट पे बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है अर्थ की शेप कैसी होगी? ठीक है, ये है बेस आपका। ठीक है, आज का जो लेक्चर है ये आपकी बेस बनाएगा ज्योग्राफी का, और उसके बाद में जो चीजें हम डिस्कस करेंगे वो आपको कॉम्प्रिहेंसिवली आती जाएंगी। तो एक्चुअली अर्थ की शेप, इफ यू आर थिंकिंग कि स्फेरिकल इन नेचर है, तो इट इज नॉट। एक्चुअली अर्थ क्या है आपका? स्फीयरॉइड इन नेचर है, मतलब अर्थ इज लिटिल इलोंगेटेड। अर्थ कोई ऐसा नहीं है परफेक्ट स्फीयर है, अर्थ क्या है आपका? इलोंगेटेड है। ठीक है ना, पोल से थोड़ा सा फ्लैटेंड है अर्थ, और बल्ज देखने को मिलता है आपके इक्वेटोरियल पार्ट के अंदर, कुछ यहाँ पे बल्ज देखने को मिलता है और यहाँ पे आपका फ्लैट पार्ट देखने को मिल जाता है अर्थ के अंदर। सो आई कैन से कि अर्थ जो है वो क्या है? आपकी स्फेरिकल इन नेचर नहीं। अब क्या अर्थ स्टेशनरी है? मतलब ये कि क्या अर्थ एक ही जगह पे रुकी हुई है? द आंसर इज नो। अर्थ जो है वो मूवेबल है। अर्थ क्या है? मूवेबल है। अब अर्थ जब मूवेबल है और अर्थ जब मूव करती है, तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि सर अर्थ किस शेप में, किस तरीके से मूव करती है? अर्थ के दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ? मतलब कुछ ऐसे हैं, यहां समझो। लेट्स से कि यहां पे कहीं सन है, क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो कुछ ऐसा ऑर्बिट अर्थ जो है वो पोजेस करती है। सवाल यह है कि सर यहां पे अर्थ है अगर, तो क्या अर्थ बस यहां से यूं और इस तरीके से घूमती रहती है? आंसर इज नो। अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है, ये एक्सिस हुआ अर्थ का, यहां से भी घूमती है जो कि रोटेशन कहलाता है, और अर्थ अराउंड द सन भी घूम रही होती है जो कि रिवॉल्यूशन कहलाता है। दैट्स वाई हमारे पास क्या होता है, अर्थ अलग अलग टाइप से फॉर्मेशन में नजर आती है। अब आप यहां देख रहे होंगे एक इंपॉर्टेंट चीज कि सर आपने ये एक्सिस थोड़ा सा मतलब टिल्टेड बनाया है, आप इसको स्ट्रेट बना दो, थोड़ा अच्छा लगेगा, डायग्राम देखने में भी मजा आएगा। आप इसको स्ट्रेट बनाओ, है ना, लेकिन इसका कुछ लॉजिक है, इट हैव सम लॉजिक। क्या लॉजिक है? चलिए देखते हैं। एक्चुअली सिचुएशन ये है कि अर्थ जो है इसका एक्सिस स्ट्रेट ना होके कुछ टिल्टेड ही है, इसीलिए हमारे पास क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर। कई बार कोई एक हेमिस्फीयर सन के ज्यादा नजदीक होता है, कई बार दूसरा होता है। जानेंगे हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर किस तरीके से ज्यादा या कम होता है। लेकिन हाँ, आप ये मान के चलो कि ये टिल्टेड एक्सिस है जिसके ऊपर रोटेट कर रही है, और आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड से ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सिस है आपका, एक स्ट्रेट लाइन जो होनी चाहिए, उससे इसका एंगल कितना है आपका? 23.5 डिग्री का एंगल जो है ये बनाता है। दैट्स व्हाई अर्थ हैव दी टू काइंड ऑफ मोशन, दैट इज रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन इज देयर। और रोटेशन और रिवॉल्यूशन के अंदर मुझे नजर आता है कि ये आपका एंगल बनाती है 23.5 डिग्री का टू रिवॉल्व अराउंड दिस सन, राइट। अब देखो, आपने एक चीज देखी, एक चीज महसूस की कि सर अर्थ रिवॉल्व कर रही है। आपने बताया कि अर्थ अराउंड दिस सन रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि हमारा कंप्लीट ईयर लग जाता होगा इसको ऐसा करने में। जी हाँ, बिल्कुल, 365 डेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं और उसको लीप ईयर के नाम से जाना जाता है। तो फिर सर अर्थ रोटेशन में कितना टाइम लेती है? अर्थ रोटेशन के अंदर कितना टाइम लेती है? एक्चुअली अर्थ के रोटेशन को जब हम काउंट करते हैं तो इन टोटल हमारे पास एक साल में 360:1:4, ठीक है ना, 365:1/4 ये टाइम होता है। इसलिए 4 साल में 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4 एक दिन जो है हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाता है। और जब ये एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको 365 के अंदर हम एड ऑन कर देते हैं, एंड दैट मेक्स 366। दैट विल मेक 366 डेज, और 366 डेज हमें यहां पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज पे आपका ध्यान यहां पे लाना चाहता हूं, और वो क्या है कि यहां पे आप देखोगे, अगर एट दिस प्लेस जब सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व कर रही है तो आपने कुछ पोजीशंस नजर आ रही है। कौन सी पोजीशन सर? देखो, इसको थोड़ा जूम इन करो, अभी देखते हैं। सिचुएशन ये होगी यार कि अर्थ या तो यहां पे होगी, ठीक है ना, अर्थ जिस पोजीशन पे दिखाई हुई है या तो यहां हो सकती है या फिर यहां हो सकती है। अर्थ यहां भी हो सकती है, अर्थ यहां भी हो सकती है। मतलब ये हुआ कि अगर सर ये इलेप्टिकल ऑर्बिट है तो ये दो पोजीशन जब मैं देखूंगा तो मुझे ये पता लगेगा कि इन दो पोजीशन पे या तो अर्थ सन के नियर बाई होगी या सन से अवे होगी। मतलब सन के मोस्ट नियरेस्ट पॉइंट हो सकता है और मोस्ट अवे। एक्चुअली दोनों को ही सोल्स्टिस के नाम से जानते हैं। क्या? अगर वो नजदीक है
तो सनलाइट ज्यादा होगी जो समर सोल्स्टिस कहलाएगा, और अगर वो दूर है तो फिर क्या होगा, तो ये विंटर सोल्स्टिस कहलाएगा। ठीक है, मतलब ये पोजीशंस जो हैं आपके वो अर्थ के अंदर ये डिसाइड करती है कि हाउ मच सनलाइट दे आर रिसीविंग, एंड दैट्स व्हाई एक और वर्ड भी यूज किया जाता है इस डिस्टेंस के लिए, और वो वर्ड क्या होता है आपका, पेरिहिलियन एंड एपिहिलियन। ठीक है, अगर आप भूल जाओ तो आप ये याद रखना, पेरिहिलियन पी से मतलब होता है पास, ठीक है, ए से मतलब होता है अवे। ठीक है, हिंदी वाला पास है, पास वाला पास नहीं है, मतलब किसी चीज का नजदीक होना वो पेरिहिलियन कहलाता है, किसी चीज का दूर होना वो अवे कहलाता है, एपिहिलियन कहलाता है। तो मतलब सन से अर्थ जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे है तो वो अवे है, तो वो विंटर सोल्स्टिस होगा, और अगर वो नजदीक है तो क्या होगा, पेरिहिलियन होगा, वो समर सोल्स्टिस होगा। ये दो कंडीशंस यहाँ पे नजर आती हैं। ठीक है, दैट इज क्वाइट सिंपल, जिसको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सोल्स्टिस जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, एट दिस प्लेस हमें डिफरेंट काइंड ऑफ सोल्स्टिस जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब ये बताओ मुझे कि अगर मान लो सनलाइट ज्यादा आ रही है, ठीक है, इफ वी आर रिसीविंग मोर सनलाइट, आपको नहीं लगता कि डे लेंथ बढ़ जाएगी सर? जी हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगी। और अगर सनलाइट आ रही है कम, तो मतलब एंगल पे डिपेंड करेगा कि सन कहां पे है, उसके अकॉर्डिंग आपकी डे लेंथ और नाइट लेंथ जो है वो डिसाइड होती है। दैट्स व्हाई इन केस ऑफ सोल्स्टिस आपके लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इक्वल नहीं होते। ठीक है, डे या तो लॉन्ग होगा या फिर क्या होगा, आपका नाइट जो है वो लॉन्ग होगी। डेट क्या बोलेंगे हम, तो जून में और दिसंबर के अंदर। ठीक है ना, ये सिचुएशन आती है। दिसंबर में बिल्कुल हम देखते हैं कि हाँ सर दिन तो बहुत छोटे हो जाते हैं, रात बहुत लंबी होती है। जून में दिन काफी बड़ा होता है, रात बहुत छोटी होती है। तो ये सिचुएशन यहाँ नजर आती है। तो यस, देयर इज समर एंड विंटर इन दैट अकॉर्डेंस। 21 जून है, सिचुएशन ये है कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन होगा और ये समर कहलाएगा। ऑन अपोजिट साइड यहाँ पे आपका क्या होगा, दिसंबर टाइम होगा और वो क्या कहलाएगा, विंटर टाइम कहलाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है, अगर हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर समर है तो सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। मतलब अगर हमारे इंडिया के अंदर समर है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होगा, और ऑस्ट्रेलिया में विंटर है तो इंडिया में समर होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि दिसंबर 25 दिसंबर, अगर क्रिसमस डे की मैं बात करता हूं तो क्रिसमस डे पे सेंटा क्लॉज जो आते हैं अपने यहां तो जैकेट पहन के आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्या टी शर्ट में आते होंगे? इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि सर्दियां नहीं है वहां पे, वहां तो गर्मी है। तो यस, सीजन जो है वो चेंज होता है। ये इसलिए रेफरेंस दिया है मैंने, इट इज नॉट फॉर फन। एक्चुअली इससे याद रहेगा कि हमारे यहाँ पे जब विंटर है तो वहां पे आपके सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगी। अब देखिए, ऐसा हमेशा नहीं होता सर, कुछ दिन तो मैंने ऐसे भी सुने हैं जब क्या होता है आपका, जब सर मुझे ये देखने को मिलता है कि आपके डे और नाइट दोनों ही बराबर होते हैं। कुछ टाइम ऐसा भी सुना है मैंने जब डे और नाइट दोनों ही क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। तो डे और नाइट अगर बराबर होंगे तो उनको इक्विनॉक्स के नाम से जाना जाएगा। 23 सितंबर, दैट इज इटसेल्फ माय बर्थडे। ठीक है, दैट इज इक्विनॉक्स, जिसको कि ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। मार्च के अंदर आपका वर्नल इक्विनॉक्स, मतलब इक्विनॉक्स जो है सिचुएशन वो भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सोल्स्टिस देखने को मिलेगा, समर और विंटर रेस्पेक्टिवली, और यहाँ पे आपका क्या देखने को मिलेगा, इक्विनॉक्स देखने को मिलेगा। इन केस ऑफ इक्विनॉक्स, लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर इक्वल। ठीक है, लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट आर इक्वल इन केस ऑफ इक्विनॉक्स। दैट इज क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड, इसको बड़ी आसानी से आप समझ सकते हो। तो यही पोजीशन अब मैं आपको बता रहा था कि जो आपकी डिस्टेंस चेंज होता है, ठीक है ना, जो आपका सन से डिस्टेंस चेंज होता है वो क्या कहलाता है आपका, पेरिहिलियन और एपिहिलियन। पेरिहिलियन मतलब पास में, तो पास में जब होगा तो 147 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, और जब ये दूर होगा तो 152 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो इनके बीच में देखने को मिल जाता है। जब हम पेरिहिलियन की बात करते हैं तो ये 3 जनवरी के अंदर आता है, और एपिहिलियन आता है आपका जुलाई के अंदर। ठीक, दैट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। अब देखिए, आपने ये सुना होगा कि सर हमेशा सनलाइट हमारे पास नहीं पहुंचती तो बीच में क्या होता है, बीच में सर इक्लिप्स भी देखने को मिलता है। तो इक्लिप्स वर्ड जो है आपका, वो वर्ड आप ये कर सकते हो, इट इज अ काइंड ऑफ शैडो। ठीक है, दिस इज अ शैडो, मतलब यहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल्स आएंगे जिसकी वजह से सनलाइट हमारे पास नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, सिंपल से समझने का है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि सनलाइट हमारे पास नहीं पहुंच पाएगी, बीच में कोई शैडो होगी, उसको इक्लिप्स बोलते हैं। 2 टाइप के हो सकते हैं, सोलर इक्लिप्स हो सकता है या लूनर इक्लिप्स हो सकता है। सोलर का क्या मतलब होता है, सोलर की सिचुएशन सिंपल सी है भाई, देखो कि जब हमारे पास सिचुएशन ये है कि सन और अर्थ, ठीक है ना,
सन और अर्थ की सिचुएशन की जब हम बात करते हैं, क्योंकि सन से लाइट आनी है अर्थ के ऊपर, सोलर इक्लिप्स की बात करेंगे व्हेन मून पासेस बिटवीन द अर्थ एंड सन, ठीक है, मून पासेस बिटवीन अर्थ एंड सन। और अगर लूनर इक्लिप्स की बात करेंगे तो अर्थ ब्लॉक्स द सनलाइट टू रीच एट द मून, क्योंकि मून के पास भी अपनी लाइट नहीं है, मून भी अपनी तरह से गरीब है, तो मून के पास भी अपनी लाइट नहीं है। तो यू कैन सी टू डायग्राम्स, टू पोजीशंस, एंड दीज टू पोजीशंस टेल्स अस कि किस तरीके से आपके इक्लिप्स बनते हैं, लूनर एज वेल एज सोलर इक्लिप्स। कैसे बनता है देखो, सी राइट हियर, देखो यहां से सनलाइट आ रही है और बीच में मून है, तो मून ने क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया। दैट्स वाई हम कुछ पोर्शन ऑफ अर्थ के ऊपर सनलाइट को रिसीव नहीं कर पाते। क्यों? मून की शैडो बन जाती है। शैडो क्या होती है? आपने बचपन में तो देखा ही होगा ना कि सनलाइट आती थी आपके ऊपर गिरती थी तो भी तो शैडो ही बन जाती थी, तो वो भी टाइप ऑफ शैडो है, यहाँ पे भी शैडो की फॉर्मेशन हो जाती है। इन द सिमिलर एस्पेक्ट लूनर इक्लिप्स जब आता है तो यहाँ से सनलाइट आई, अर्थ के ऊपर गई, मून पे नहीं जा पाई, कारण क्योंकि मून पे अर्थ की फिर शैडो बन गई है। तो ये सिचुएशन जो है आपकी लूनर और सोलर इक्लिप्स के अंदर सिंपली नजर आती है। अब देखो, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर आप प्लीज अब ये वाले नोट्स जो हैं वो हमें दे दो, ठीक है, तो वो तो बात आपकी बहुत सही है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे पास आना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू कम, यू हैव टू कम। अब इफ यू हैव टू कम तो सर प्लीज टेल अस एड्रेस, हमें कोई एड्रेस तो बताओ जिसके ऊपर मैं ये कह सकूं कि हाँ यहां पे आ जाना। तो एड्रेस बताने के लिए मुझे थोड़ा सा टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा। सर टेक्निकल मत हुआ करो, सारी चीजें सिंपल सिंपल समझा करो, सिंपल ही समझते हैं, देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैथमेटिक्स से प्यार है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे क्लास में जिनको कि मैथमेटिक्स से कोई प्यार नहीं है। अगर आपको प्यार है तो आपने जरूर से जरूर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, जैसे एक्स वाई एक्सिस ऐसा हुआ करता था और 2, 3, 4 इस टाइप का कोई पॉइंट होता था, हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया करते थे, इससे हमें किसी की लोकेशन का आइडिया हो सकता था। अगर आपको मैथमेटिक्स से प्यार नहीं है तो भी आपने ये किया होगा। पहले मैंने बोला था कि प्यार है तो ये किया होगा, नहीं है तो भी किया होगा, क्योंकि मजबूरी थी, पास होना पड़ेगा। अब यहां पे आ जाइए अर्थ पे। भाई अर्थ पे भी तो मुझे कुछ ऐसे कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना, ताकि मैं ये बता सकूं कि यू कैन कम एट 3,4, आई विल गिव यू नोट्स। उस 3,4 के लिए मुझे अर्थ को डिवाइड करना पड़ता है 2 पार्ट में, मतलब वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसी लाइनें मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पे मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूं। लेकिन अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि अर्थ की शेप जो है परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है। परफेक्टली स्फेरिकल ना होने की वजह से अर्थ के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वी गेट टू नो कि अर्थ के अंदर हमें अलग अलग लैटिट्यूड्स, ये जो है लाइनें, इनको लैटिट्यूड्स के नाम से जानते हैं, तो अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग लेंथ होगी। जैसे ये लैटिट्यूड बहुत स्मॉल है, ये बहुत बड़ा है, तो जो बड़े वाला है उसको हम 0 डिग्री या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री, लेकिन कुछ लैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे ही करते जाएंगे तो क्योंकि अर्थ एक साइड से 180, दूसरे साइड बैक साइड जो 180, तो इन टोटल अर्थ स्फेरिकल शेप में 360 डिग्री का एंगल बना देगी। बट सवाल यहां पे क्या है कि जो अपर पार्ट है, 0 से अपर पार्ट 90 डिग्री नॉर्थ बोलता हूं मैं, 0 से लोअर पार्ट 90 डिग्री साउथ बोलता हूं मैं। तो 90 डिग्री उधर, 90 डिग्री इधर, तो ये हो गया आपका 180, बैक साइड पे भी 180, तो टोटल हो जाएगा 360। लेकिन आपको पता होगा, मैंने ये बोला था आपको कि सर अर्थ जो है वो टिल्टेड है, कितने एंगल से, 23.5 डिग्री से। तो मतलब ये हुआ कि ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइंस हैं, इनमें से कुछ लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो वाली लाइन है जो कि टिल्टेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। मतलब 0 डिग्री जिसको कि मैं इक्वेटर बोलता हूं, जो इनको मैं पोल बोलता हूं, लैटिट्यूड पे। अब इसी तरीके से 23.5 डिग्री की जो लाइन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसको मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलता हूं। ये एंगल मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, एंगल सेलेक्ट करने का पर्पस है क्योंकि अर्थ इतने एंगल से टिल्टेड है, दैट्स व्हाई मैंने ये एंगल सेलेक्ट किया है। और अगर यही लाइन में सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर बात करूं तो यहां पे क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये लाइन मुझे बताती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में, और इनकी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न। अच्छा दूसरी चीज सुनिए, और जो 90 डिग्री नॉर्थ था वो भी तो इस तरीके से टिल्ट होगा, और अगर टिल्ट होगा तो कितने एंगल तक आएगा, देखते हैं। 90 में से 23.5 माइनस कर दो, क्योंकि इतना ही एंगल टिल्टेशन था, ये आता 66.5। यस, तो एट दिस प्लेस 66.5 नॉर्थ और यहाँ पे 66.5 साउथ, जिसको कि आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक के नाम से जानते हैं। तो इसलिए ये लाइनें मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ देख सकते हो आप। एंटार्क्टिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ।
ये कुछ लैटिट्यूड्स हैं जो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर लैटिट्यूड के अलावा क्या करते होंगे हम? लैटिट्यूड के अलावा लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ करते होंगे, लेकिन लॉन्गिट्यूड में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? अभी दिखाता हूं मैं आपको। सी, जहां पे मैं लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ कर रहा हूं वहां पे आपको ये महसूस हो रहा है कि सर एवरी लॉन्गिट्यूड विल बी हैविंग सेम लेंथ। लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ जो है इट इज गोइंग टू बी सेम, इट्स गोना बी सेम एट एवरी प्लेस, क्योंकि अर्थ का टिल्टेशन कुछ इस तरीके से नहीं है, वो तो ऐसे ही था ना इलोंगेशन। तो यहां से तो मैंने लाइनें ड्रॉ की तो हाँ ठीक है कम होती चली गई, लेकिन यहां तो पोल से पोल तक लाइनें आ रही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई लेंथ का डिफरेंस नहीं है। और अगर डिफरेंस नहीं है तो फिर मैं रेफरेंस पॉइंट कहां से दूं? सवाल क्या आएगा, मैं रेफरेंस पॉइंट कहां से दूं? कौन सी इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, तो कौन सी लॉन्गिट्यूड्स को मैं रेफरेंस पॉइंट मानूं, जहां से कि क्या करूं मैं 0 डिग्री 1 डिग्री। सर इक्वेटर वाला तो मान लिया था 0 डिग्री क्योंकि वो सबसे बड़ी लाइन थी, लेकिन यहां कैसे मानेंगे? तो देखो यार, ये होता है पावर का डोमिनेंस। हम हमेशा कहते हैं कि पावर डजंट मैटर बट पावर मैटर्स। कैसे? आपको पता है कि आज से 150 ईयर्स अगो ब्रिटेन का बहुत डोमिनेंस हुआ करता था, और उसी के चलते ब्रिटेन ने जो लाइन उनके वहां से पास हो रही थी उसको प्राइम मेरिडियन का नाम दिया। मतलब आप उस लाइन को क्या मानेंगे? 0 डिग्री लाइन कंसीडर किया गया। उस लाइन को हमने क्या किया? 0 डिग्री लाइन कंसीडर किया। जो लाइन कहां से पास हो रही थी? यूके से, ब्रिटेन से। और बाकी लाइनों को इधर फिर वेस्ट हो गया और इधर आपका ईस्ट हो गया। इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। तो मतलब 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री उसके लाइन के उधर। तो एक्चुअली सिचुएशन ये है कि हमारी प्राइम मेरिडियन इसीलिए क्या होती है आपका, वहां से डिसाइड होती है। राइट, क्वाइट सिंपल। अब देखो ये लॉन्गिट्यूड, सर लैटिट्यूड तो समझ आया कि ठीक है इस तरीके से। लॉन्गिट्यूड्स का काम क्या है? लॉन्गिट्यूड का काम होता है भाई टाइम निकालना। लॉन्गिट्यूड्स का क्या काम है? लॉन्गिट्यूड्स का काम है टाइम निकालना। कैसे निकालना जरा समझते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, जो भी लॉन्गिट्यूड अभी हमने देखा, यहां देखा हमने, ये टोटल लॉन्गिट्यूड कितना है? 360 डिग्री। तो अगर ये 360 डिग्री है तो आप मुझे ये बताओ कि पूरा सर्कल कितनी देर में कंप्लीट हो जाता होगा? सर 24 आवर्स में। हमने तो यही पढ़ा कि 360 डिग्री 24 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो मैं देखता हूं कि 1 आवर में कितना कंप्लीट होता होगा। तो मैं ये करूं कि 360/24। बचपन में ऐसे ही किया करते थे। चलो थोड़ा और फ्रेगमेंट करते हैं और मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, आवर्स के बजाय मिनट। मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री का मतलब है 4 मिनट्स। 1 डिग्री ट्रेवल करना है मतलब 4 मिनट्स का ट्रेवल करना है, क्योंकि 360 डिग्री मतलब 24 आवर्स। तो यहां से अगर कैलकुलेशन करेंगे 360/4 की कैलकुलेशन अगर मैं करूं, 24 की कैलकुलेशन अगर मैं करूं, तो यहां से मुझे क्या पता लगता है कि 15 डिग्री 1 आवर होता है। 15 डिग्री 1 आवर मतलब 1 डिग्री 4 मिनट्स। तो 1 डिग्री ट्रेवल मींस हमारे 4 मिनट्स कवर हो जाते हैं। अब क्या होगा, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इंडिया की लॉन्गिट्यूड्स को हम कैलकुलेट करते हैं। इंडिया की लॉन्गिट्यूड को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मुझे पता लगता है कि लॉन्गिट्यूड वाइज इंडिया का नंबर आता है। भाई इंडिया तो यहां से एक्सटेंडेड यहां तक है, तो क्या करें? दिक्कत है ये तो। हमारे पास तो बहुत सारी लॉन्गिट्यूड पास आउट हो रही होंगी, कोई एक लॉन्गिट्यूड तो है नहीं। तो एक काम करते हैं, ना तो आपके ईस्ट में और ना वेस्ट में कोई झगड़ा नहीं रहेगा, हम कोई मिडल वाली पाथ जो है वो मान लेते हैं। मिडल से कोई लाइन पास हो रही होगी उसको हमने मान लिया। क्या मान लिया? हमने मान लिया 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट हमने मान लिया। 82.5 डिग्री ईस्ट जो माना हमने वो दोनों का मिड था। और अब 82.5 डिग्री ईस्ट को हम 4 मिनट से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 330 आ जाएगा। 330 मिनट्स मतलब 5 आवर 30 मिनट्स। यही तो टाइम है जो हम अपने टाइम को सेलेक्ट कर, अपने फोन में जब टाइम सेलेक्ट किया होगा तो इसी को चूज करते हो आप लोग? नहीं, इसी को चूज करते हो ना आप लोग? दैट इज 5 आवर 30 मिनट। तो एक्चुअली ये है सिचुएशन जिसकी वजह से हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को कैलकुलेट करते हैं, जिसके कारण हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की कैलकुलेशंस को सामने लेके आते हैं। दैट इज 82.5 डिग्री। तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो, अगर सर पहले वाली लाइन 0 डिग्री है तो उसके पीछे वाली लाइन क्या होगी? अगर सामने जो लाइन मैंने यहां दिखाई है आपको, ये 0 डिग्री लाइन है, तो इसके पीछे जो लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगी? सर वो 180 डिग्री इधर से भी हो जाएगा, इधर से भी हो जाएगा, मतलब वो पूरे 24 आवर हो जाएंगे। जी हाँ, इसलिए उस लाइन को हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आप सोच रहे होंगे सर
इंटरनेशनल डेट लाइन का तो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, ये ऐसे कैसे है, जिगजैग है। ये सारी लाइनें तो आप ये कह रहे थे कि सीधे सीधे ड्रॉ करते हैं हम, ये इस तरीके से कैसे ड्रॉ कर रखी है। देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन का क्या मतलब होता है, जब आपको 24 आवर्स हो जाते हैं ना, जब आपको 24 आवर्स हो जाते हैं तो 24 आवर्स में आपकी डेट चेंज हो जाती है। तो 180 डिग्री उधर और 180 डिग्री इधर, 360 में 4 आवर्स हो जाएंगे, तो हमारी यहाँ डेट चेंज होगी। अब डेट चेंज हो, कितना अजीब हो कि आप अपने घर से मदर डेयरी की तरफ जा रहे हो और आपके बीचों बीच से क्या हो रहा है, डेट लाइन पास होती है। उधर जाके आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कि भैया ये एक्सपायर हो चुका है मिल्क, वो कहेगा नहीं यार ये जो मिल्क है ये एक्सपायर नहीं हुआ, ये तो आज का ही है। बोला कि यार मैं वहां जाऊंगा 5 मिनट में, मेरी लाइन क्रॉस हो जाएगी और वहां जाके तो एक्सपायर हो जाएगी, क्योंकि वहां तो डेट निकल चुकी है। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन की कोशिश क्या की गई है, ओशियंस के थ्रू पास आउट करवाई जाए। इंटरनेशनल डेट लाइन को ओशियंस के थ्रू पास आउट करवाया जाए, ताकि इस तरीके का कंफ्यूजन जो है वो लोगों के अंदर ना हो। ऐसा ना हो कि मैं सिटी के दूसरे पार्ट में जाते ही डेट चेंज हो जाए, वो पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन जो है आपकी वो जिग जैग रखी जाती है। एक चीज हमेशा याद रखना, इंटरनेशनल डेट लाइन को जब आप क्रॉस करते हो तो आपको एक दिन लूज या गेन होता है, एक दिन लूज या गेन होता है। वाइल क्रॉसिंग द डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो आप गेन करते हो, और ईस्ट टू वेस्ट आप लूज कर देते हो डे को। तो ये प्रोसेस आपको देखने को मिल जाता है। इसका लूज और गेन का हम सवाल देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, समझेंगे उसको, ठीक है। तो ये सिचुएशन है आती है भाई, और ये है आपकी बिग बैंग थ्योरी, जो बताती है कि किस तरीके से आपका प्रोसेस जो है वो डेवलप हुआ था, जिसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब जाने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए क्वेश्चंस हमारे पास जो होंगे वो हम 2 टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, वो 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिनमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इसी सेशन पे बेस्ड होंगे, और कुछ लोकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन होंगे। मतलब वो जनरल हैं, मैपिंग के क्वेश्चन हैं। आप रोजाना एक क्वेश्चन भी अगर हम करने लगेंगे तो आप बड़े अच्छे से अपनी मैपिंग को, पूरी ज्योग्राफी कवर करते करते हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, a person stood alone in desert in a dark night and wanted to reach, ठीक है, and wanted to reach his village which is situated 5 kilometer east of the point where he is standing। मतलब ये है कि एक बंदा डेजर्ट में खड़ा है और वो अपने विलेज में पहुंचना चाहता है, जो कि कहाँ है, 5 किलोमीटर ईस्ट में है, जहां पे वो खड़ा है उससे। ठीक है भाई, तो आप कंपास ले लो और कंपास से चले जाओ। बट देखते हैं, ही हैड नो इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द डायरेक्शन। अनफॉर्चुनेटली उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। बट लोकेटेड पोल स्टार, उसको पोल स्टार दिखता है। तो पोल स्टार मैं आपके लिए बता दूं कि पोल स्टार नॉर्थ में होता है, नॉर्थ। तो यहां पे सवाल यह कि वो किधर पहुंचे, मतलब किस डायरेक्शन में जाना शुरू हो। आप ये याद रखना कि इसका गांव कहां पे है। अपने विलेज को रीच करने के लिए इसको जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर ईस्ट में। बताइए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। आप ये देखो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसी डायरेक्शन होती है। पोल स्टार होता है यहां पे। इस बंदे को कहां जाना है, इधर जाना है, 5 किलोमीटर ईस्ट जाना है। तो पोल स्टार यहां है तो इसको इधर चलना चाहिए। और जब ये इधर चलेगा तो ऑप्शन देखते हैं, डायरेक्ट फेसिंग टुवर्ड्स पोल स्टार, नहीं, इधर जाएगा तो गलत हो जाएगा, नॉर्थ में पहुंचेगा। डायरेक्शन अपोजिट टू नॉर्थ, नहीं, साउथ में जाएगा। फिर डायरेक्शन कीपिंग द पोल स्टार इन हिज लेफ्ट, हाँ, अगर ये इधर जाता है तो ये अपने लेफ्ट में रखे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पोल स्टार को ये क्या रखे, अपने लेफ्ट में रखते हुए अगर ट्रेवल करता है तो ये बड़ी आसानी से अपने गांव में पहुंच जाएगा, 5 किलोमीटर दूर जो इसका गांव। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ सकते हो। मैं यहाँ पे यही समझाना चाह रहा था कि पोल स्टार नॉर्थ में हमें दिखता है। दूसरा एक लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अबिसिनियन प्लेटू को दिया हुआ है कि अरेबिया में है। एटलस माउंटेन दी हुई है कि नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में है। गुयाना हाईलैंड्स के बारे में साउथ वेस्ट अफ्रीका। एंड ओकावांगो बेसिन पेटागोनिया। बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। इनमें से कौन सा पार्ट करेक्टली मैच है, ये आपको बताना है। तो देखो, जब भी हम मैपिंग का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए, प्रीलिम्स की स्टडी के अंदर और आपके मेंस के अंदर, मतलब ज्योग्राफी में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो भी लोकेशन यहाँ मैं बताता जाऊँ ना, अपने एक बार घर जाके मैप के ऊपर लोकेट कर लेना, और नेक्स्ट लेक्चर में जब आप देखने बैठोगे तो अपने सामने मैप को रखना। इतने में ही आपकी ज्योग्राफी फटाफट कंप्लीट हो जाएगी। डेली 1 PM पे लेक्चर आएगा आपका, डेली 1 PM पे आपका लेक्चर आएगा, स्टडी करेंगे इसको। नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, पेटागोनिया। तो यहां पे आप देखोगे तो द करेक्ट आंसर इज बी ओनली, क्योंकि अबिसिनियन प्लेटू इथियोपिया के अंदर देखने को मिलता है। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, बिल्कुल सही था।
ग्वेना हाईलैंड साउथ अमेरिका में है, तो ये गलत हो गया। और कमंगो है जो साउथ अफ्रीका में है, तो ये भी गलत हो गया, दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा है भाई जिसका कि रेलेवेंस आज के पार्ट से नहीं है, ये एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, लेकिन यहां से मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं। देखो, यूपीएससी कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, जैसे कि कंसीडर द फॉलोइंग, ये कुछ दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग डायनामिक चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये एक बहुत ही जनरल सी स्टेटमेंट है कि ब्रिंगिंग डायनामिक चेंज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ये कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है जो बहुत ही टिपिकल स्टेटमेंट हो, इजंट इट? बहुत जनरल सी स्टेटमेंट। और अगर ये जनरल सी स्टेटमेंट है तो मेरा ये मना करना कि ये पर्टिकुलर पार्ट डायनामिक चेंज नहीं ला सकता, ये काफी चैलेंजिंग होगा। ये बोलना कि ये पर्टिकुलर पार्ट डायनामिक चेंज नहीं ला सकता इज रियली कॉम्प्लिकेटेड। लाइक जियोथर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब किसी के बारे में भी आई कांट से कि ये डायनामिक चेंज नहीं लाएगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपको, जैसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि बीईई के बारे में सुना होगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये क्या करता है? ये हमारे फैन को, सीलिंग को, एसी को, सबको क्या करता है? सीलिंग फैन को, सॉरी, क्या करता है? स्टार रेटिंग देता है, आपने देखा भी होगा। तो यूपीएससी ने एक दिन क्वेश्चन पूछा कि बीईई इनमें से किसको स्टार रेटिंग नहीं देता। आप ये सोच के देखो कि बीईई क्यों ही किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को मना कर देगा कि मैं आपको स्टार रेटिंग नहीं दूंगा। अब जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो, तो स्टार रेटिंग देने में क्या ही जाता है। इसलिए वहां पे ऑप्शन था, बल्ब को नहीं देता, गीजर को नहीं देता, एसी को नहीं देता, रेफ्रिजरेटर को नहीं देता। तो कुछ लोगों ने बल्ब को हटा दिया क्योंकि बल्ब पे हमने कभी देखी नहीं, बट बल्ब पे स्टार रेटिंग होती है। बीई क्यों ही मना करेगा ना। दैट्स व्हाई यहां से डायनामिक चेंज आना, डायनामिक चेंज कोई ऐसी बात नहीं कर रहा है कि माउंटेन डेवलपमेंट, कोई भी चेंज, थोड़ा सा चेंज, तो यस, ऑल ऑफ देम इस केस में आंसर होता है। इस केस में आंसर जो होता है वो होता है ऑल ऑफ देम। तो इसलिए इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है, आंसर होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। अब एक करंट अफेयर की न्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपके रिसेंट एग्जाम प्रीलिम्स के अंदर भी वो आ सकती है, दैट इज काराकोरम एनोमली। काराकोरम एनोमलीज क्या है? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा पहले तो, काराकोरम जो रेंजेस हैं वो हिमालयाज की रेंजेस है, ठीक है। दे आर द रेंजेस ऑफ हिमालय, दे आर पार्ट ऑफ द हिमालयाज। अब हो क्या रहा है, आपने यूजुअली देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग जो होती है, अभी सब जगह पे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, आइस मेल्टिंग चल रही है, मतलब धीरे धीरे आइस जो डी फ्रीज हो रही है, मेल्ट हो रही है, इसकी वजह से आइस श्रिंक कर रही है। सिचुएशन क्या देखने को मिलती है? काराकोरम में सिचुएशन अपोजिट है। काराकोरम के अंदर क्या हो रहा है, आपके जो पार्ट हैं उसके अंदर आइस, काराकोरम के जो एरियाज हैं उनमें जो स्नो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो स्नो इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स, इसलिए इसको बोला जा रहा है काराकोरम एनोमलीज। हो सकता है आपको यूपीएससी से सीधा पूछ ले कि काराकोरम एनोमलीज क्या है। माउंटेन के अंदर वोल्केनिज्म होना, माउंटेन का डिग्रेड होना, माउंटेन की हाइट, सारे हिमालयाज की हाइट बढ़ रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ऐसा ट्रैप कर सकता है यूपीएससी। और आप सोचोगे हाँ बात तो सही है, सुना तो है कि हिमालयाज की हाइट बढ़ रही है, एनोमलीज में ये हो सकता नहीं। एनोमलीज का मतलब यहाँ पे ये है कि हिमालयाज जो हैं उनके काराकोरम पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, स्नो फ्रीज हो रही है और बाकी सारे पार्ट में वार्मिंग की वजह से मेल्ट हो रहा है। या इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं और अपने ज्योग्राफी के ऑप्शनल पेपर को प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो दे कैन कम इनटू द क्लास, दे आर इनवाइटेड, क्योंकि हम स्क्रैच से ऑप्शनल को कवर करेंगे। और ऑप्शनल ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको आईएएस बनाता है। और ज्योग्राफी जैसा ऑप्शनल, जो कि आप अगर नहीं ऑप्शनल ऑप्ट करते तो भी आपको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपीएससी का सिविल सर्विसेज वाला प्रीलिम्स और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का प्रीलिम्स दोनों सेम होते हैं। फॉरेस्ट सर्विसेज को कुछ वैल्यू देने के लिए, क्योंकि यार प्रीलिम्स तो उनका भी है, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 30+ क्वेश्चन। 30+ का मतलब होता है 60 मार्क्स, एंड इट्स वेरी रियलिस्टिक। 87 तक कट ऑफ जाती है, 60 मार्क्स यू आर गेटिंग फ्रॉम ज्योग्राफी। तो अगर आप ऑप्शन नहीं लेते तो भी पढ़ना पड़ता है आपको। तो इफ यू आर ऑप्टिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल, 21 अप्रैल, इसका वेट मत करो, जस्ट टेक एडमिशन, सिट, डू योर बेसिक्स एंड यस, कॉम्प्रिहेंसिवली तैयारी करते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की। इसके अंदर आपको क्लासेस के साथ साथ में डाउट सेशंस और आपकी टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी।
टेस्ट भी आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। आपको दिखाता हूं अगर एडमिशन लेना है तो किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। यस, लेट्स गो। सी हियर, जस्ट सर्च studyIQ.com। ठीक है, studyIQ.com सर्च करने के बाद में यू विल रीच एट दिस पॉइंट। यहां पे पहुंचने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यू विल स्क्रॉल यूपीएससी क्रैक, यूपीएससी सीएससी जीएस विद StudyIQ। ठीक है, यहां पे देखो यूपीएससी लाइव क्लासेस हैं, यूपीएससी ऑप्शनल है, ऑप्शनल पे एक्सप्लोर करो। ठीक है, गो राइट हियर, हियर इज द ऑप्शनल। तो ये जो ऑप्शनल आपको नजर आ रहे हैं इस केस में, ठीक है, इन ऑप्शनल के ऊपर आप क्या कर सकते हो, जस्ट क्लिक हियर इन ज्योग्राफी ऑप्शनल, क्लिक ऑन बाय नाउ एंड आपको यहां पे प्राइस दिखेगा 20,499। डोंट गो फॉर इट। ठीक है, दिस इज अ हायर प्राइस एक्चुअली। जस्ट ऑफर अवेलेबल दिख रहा है आपको, यहां पे आपको कहीं कहीं कुछ कोड दिख रहे हैं, डोंट यूज इट, क्योंकि ये आपको, जैसे आप इंडिया यूज करते हो, अप्लाई किया आपने 16,999, बट स्टिल मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं रिमूव इट। जस्ट क्लिक ऑन इट, गेट ए कूपन कोड और एंटर इट हियर। यहां पे लिखो कपिल, इट इज माय नेम, कपिल लाइव, LIVE, कपिल लाइव। जस्ट अप्लाई इट, 15,999। इसमें आपको टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज, उसके साथ साथ में पूरी कॉम्प्रिहेंसिव आपकी लाइव क्लासेस, प्लस में डाउट सेशंस, हैंडमेड नोट्स। ये एक्चुअली जो मैं आपको पढ़ा रहा था ना, यहां पे देखो, दीज ऑल आर हैंडमेड नोट्स जो आपको बहुत काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किस टाइम पे? अपनी ज्योग्राफी की तैयारी करते हुए, अपने एग्जाम को निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्प नोट्स आपके पास में हो। स्टिल कोई क्वेरीज है तो आप मुझसे यहां पे कनेक्ट कर सकते हैं। kapil.bhardwaj2022, कनेक्ट मी हियर, आई विल बी आंसरिंग योर क्वेरीज। ऑल द वेरी बेस्ट, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।